आज रिजल्ट 100% सीरीज के अंदर बच्चों मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और ये वाला जो चैप्टर है ना बच्चे बड़ा ही इजी है, कंप्लीटली लॉजिकल चैप्टर है। हर क्वेश्चन के आंसर का एक लॉजिक निकल के आएगा, मतलब नो रट्टाफिकेशन, रटने की यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज आनंद और आज हम कर रहे हैं बच्चे रिजल्ट 100% सीरीज का लेक्चर नंबर 4। एक ऐसा सीरीज जिसमें सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का डिस्कशन होता है, जो इस साल के लिए आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डज कार्बन फॉर्म कंपाउंड्स मेनली बाय कोवैलेंट बॉन्डिंग। ये जो कार्बन के कंपाउंड्स है ना, वो क्यों कोवैलेंट बॉन्डिंग के थ्रू ही बनते हैं, इसका लॉजिक क्या है। कुछ एग्जांपल देख लो कार्बन के कंपाउंड्स के। मेथेन, देखो ये भी कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू बनता है। एल्कोहल, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू ही बनता है। वी हैव फॉर्मिक एसिड, ये भी बच्चे क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू ही बनता है। बेंजीन, तो ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स लिख रहे हैं सभी क्या है, कार्बनिक कंपाउंड है, मतलब कार्बन की कंपाउंड है। और बनते कैसे हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग के थ्रू। तो इसके लॉजिक को समझने के लिए थोड़ा सा हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखेंगे, और फिर ये कन्फिग्रेशन क्या कहता है, स्टेबिलिटी का कुछ कहानी होती है वो क्या है, उसको समझेंगे। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है ना बच्चे, वो है 6। तो इस तरह से हम कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो होगा 2,4। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अगर मैं हीलियम की लिखूं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो ये होता है इसका आउटर मोस्ट शेल में 2। और अगर मैं नियॉन का लिखूं तो ये 10 नंबर पे होता है, इसका होगा 2,8। अब ये इनको क्यों लिख रहा हूँ थोड़ा वो समझते हैं। देखो, हीलियम एक नोबल गैस है और नियॉन भी एक नोबल गैस है। और इस पूरे पीरियोडिक टेबल में नॉट, ये तो छोटा सा सेगमेंट है पी ब्लॉक, जिसमें सभी लोग ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ एलिमेंट दिख रहे हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जितने भी पीरियोडिक टेबल्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं ना, वो सभी चाहते हैं कि अपने पास वाले जो नोबल गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑब्टेन कर लो। फॉर एग्जाम्पल H2 की बात कर लो, तो हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एटॉमिक नंबर है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे। तो ये क्या चाहेगा, इसके पास वाला कौन सा नोबल गैस मिला, इसके पास वाला नोबल गैस हीलियम है। तो हीलियम के पास 2 हैं, तो हाइड्रोजन चाहेगा कि मेरे आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इस कंडीशन में हाइड्रोजन अपने आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो H2 की बात करें तो क्या करते हैं, ये इनसे इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और ये हाइड्रोजन इनसे इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। और इस तरह से इस गोले में देखो 2 इलेक्ट्रॉन और इस गोले में भी 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों ही गोले में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब दोनों के क्या हुए, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थे नोबल गैस जैसा, वैसा इसका ऑब्टेन हो चुका है। तो ये स्टेबिलिटी हो गई, हाइड्रोजन H2 स्टेबल है। H जो होते हैं बच्चे, अकेला H हाईली अनस्टेबल होता है, फटाक से रिएक्शन कर लेगा, जो भी अगल बगल में होगा उसके साथ कंबाइन करने की पूरी कोशिश करेगा जोर शोर से। तो अगर नहीं कोई मिलता है तो खुद ही H और H के साथ कंबाइन कर जाता है और H2 बना लेता है। अभी H2 स्टेबल है, आपके हवा में पाया जाता है कि आपको नुकसान पहुंचा रहा है, कोई रिएक्शन कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये स्टेबिलिटी के फॉर्म में चले हैं। कोई भी रिएक्शन तब होता है, तभी होगा, इनिशिएट तभी होने वाला है कोई रिएक्शन, कोई भी मॉलिक्यूल तभी फॉर्म होगा जब वो अपने क्या कह सकते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन कर ले। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आसानी से वो रिएक्शन नहीं करने वाला, फिर आपको कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, आपको टेम्परेचर गेन करना पड़ेगा, प्रेशर गेन करना पड़ेगा और बहुत सारी बातें। तो चलो हम उतनी बातें नहीं करते हैं, वापस अपने टॉपिक पे चले आए। कार्बन भी यही चाहेगा, जैसे हाइड्रोजन ने अपने आसपास वाले नोबल गैस जो कि हीलियम थे का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पाया, वैसे ही कार्बन भी सोच रहा है कि मैं कैसे भी करके अपने पास वाले का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑब्टेन कर लूं। तो 4 है इसके पास और इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 हैं, तो 4 से 2 पहुंचना है। मतलब कहाँ, 4 से 2 मतलब 4 खत्म कर देना है, आउटर मोस्ट शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। पूरे पूरे 4 निकाल दो तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, उस कंडीशन में 2 दिखाई देंगे। 8 पे पहुंचना है तो कंडीशन क्या है बच्चे, 4 कहीं से मिल जाए तो 8 पूरे हो जाएंगे। इस तरह से नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब दोनों ही दूर है, अभी दिल्ली इनके लिए दूर है। भाई 4 को लॉस करना है या फिर 4 को गेन करना है, बड़ी संख्या में लॉस और गेन करना होता है। अब होता क्या है, अगर लॉस गेन कराएं तो क्या होगा वो थोड़ा देखो। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कार्बन का थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में, पहले सेल में कितना है कार्बन के, 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहाँ दे दूं 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे सेल में कितने बच्चे, 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ दे दें 4 इलेक्ट्रॉन। अब छठे नंबर का एटॉमिक है, मतलब इसके प्रोटॉन कितने हैं, इसके प्रोटॉन है 6 बच्चे, 6 प्रोटॉन है। अभी शुरू शुरू में इनिशियली इसके पास 6 प्रोटॉन थे, मतलब 6 प्लस, और 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 नेगेटिव चार्ज।
अब ये 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ अट्रैक्शन फोर्स लगा रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है बच्चे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो ये 6 प्रोटॉन इस 2 इलेक्ट्रॉन को भी खींच रखा है, इस 4 इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा है, दोनों बराबर है तो ठीक है, चल रहा है, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। अभी तुम कह रहे हो कि तुम हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑब्टेन करना चाह रहे हो, इन केस आपको 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, तो चलिए 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दीजिए कार्बन साहब का। तो इस कंडीशन में प्रोटॉन तो अभी भी 6 है, बट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। अब 6 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, काफी ज्यादा फोर्स बढ़ गया, स्ट्रॉन्ग फोर्स बढ़ते जा रहे हैं। मतलब अब तुम एक और इलेक्ट्रॉन निकालो, 6 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को, अब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स हो गया भाई। ये प्रोटॉन क्या करेगा, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे भाई, 2 निकल गए, 2 बच गए, और ये 2 इनको और तेज खींचने लगे, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा क्या हो रहा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। अब अगला तुम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो निकाल ही नहीं पाओगे, निकलने नहीं देगा, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मान लो, इस इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स काम करने लगेगा, जिससे आपको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। मतलब नॉर्मल कंडीशंस में कहानी नहीं बनने वाली है। तो फिर ये रिएक्शन होने की बात ही कहाँ होगी? मेथिन बनना है तो कहाँ बनेगा? बनवे नहीं करेगा। अगर ऐसा मेथिन तो बन जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करना है तो इलेक्ट्रॉन लॉस कैसे कर पाएगा? अब तो कर ही नहीं पाएगा, कोई कंपाउंड बनाएगा लॉस करके, तो ये संभव नहीं हो पाएगा कार्बन के लिए, क्योंकि यहाँ पे 6 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली से स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है। सिमिलरली तुम कहो कि मुझे 8 करने हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दो, तो तुम पहला इलेक्ट्रॉन जो ऐसे इसके अंदर रखोगे, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो 6 प्रोटॉन पे क्या हो जाएगा? 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चलो ठीक है, अभी तो चलेगा। एक और इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऐड करोगे, अब तो देखो 6 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 6 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को झेलना मुश्किल काम है, ज्यादा निगेटिवली चार्ज एटम हो जा रहे हैं। इस केस में होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन तुमने 2 ऐड किए, ये आपस में रिपल करना शुरू करेंगे, प्लस ये इलेक्ट्रॉन भी आपस में रिपल्सन शुरू कर देंगे, ऐसे एटम डिस्ट्रॉय होने की संभावना है। मतलब पॉसिबल नहीं है इस तरह से इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस ऐड कर पाना, 4 इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है। फिर ये झेल ही नहीं पाएगा, 6 प्रोटॉन इसको होल्ड ही नहीं कर पाएगा, आपस में रिपेल करके तुरंत बाहर निकल जाएंगे। तो ये 2 लॉजिक आपको क्लियरिटी हो गई होगी, ना ही वो 4 दे सकता है, ना ही वो 4 ले सकता है। तो इसके पास एक ही ऑप्शन बच गया, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बचा इसके पास? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बच्चे ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन का कारण है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ मेथेन, ठीक है ना, मेथेन की बात कर लेते हैं। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 हैं, तो मैं 4 फटाक से इसको इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसके चारों ओर हाइड्रोजन को लगा लो, एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे, एक, ये 2, ये तीसरा हाइड्रोजन, चलो, और ये बच्चे चौथा हाइड्रोजन। अब कार्बन क्या करता है, इन लोगों से, चारों लोगों से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, ये देखिए ऐसे, ये आपका इस तरह से। देखो इस गोले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 पीले वाले, 1 2 3 4, ये डिफरेंट कलर में आपको दिखाई दे रहा है। तो 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। आउटर मोस्ट शेल में देखो 4 इसने क्या कर दिया, शेयरिंग कर लिया। आउटर मोस्ट शेल में अभी कितना इलेक्ट्रॉन है कार्बन के? 2,8। देखो तो नियॉन का भी आउटर मोस्ट शेल में 8 है, यहाँ भी 8 है। इस तरह से क्या हुआ, कार्बन ने एक नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन कर लिया है। उसका आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन, उतने इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गए। तो कुछ कुछ वैसा दिखने जैसा हो चुका है। अब हाइड्रोजन की बारी, तो हाइड्रोजन के पास वाला कौन है? हीलियम। हाइड्रोजन कहेगा मुझे भी हीलियम जैसा चाहिए, तो हाइड्रोजन क्या करता है, इनके इलेक्ट्रॉन को अपने साथ शेयर कर लेता है, इनके इलेक्ट्रॉन को अपने साथ शेयर कर रहा है। इस तरह से क्या होगा, हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब हीलियम जैसे हो गए, हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया, और इस तरह से इनके बीच 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है दोनों के बीच में। तो ये जो बॉन्ड बनते हैं कुछ ऐसे लिखते हैं, H सिंगल बॉन्ड C, फिर एक और क्या करते हैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H। जो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको हम बोलते हैं, जो बॉन्ड बनाने में करते हैं, ये क्या होते हैं आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। और इस तरह से आपका ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन के तैयार हो गया, 1 2 3 4 कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू बन गया। इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे नहीं दिया, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे नहीं दिया, एक दूसरे का शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे के सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन वाले में घूम रहा है, ये पीला वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन के शेल में घूम रहा है। तो इस तरह से एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके क्या किया इन्होंने, ऑक्टेट कंप्लीट किया। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का काम करते हैं, नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को ऑब्टेन करने का काम करते हैं। तो ये रीजन है कार्बन का
नॉर्मली जो उसके कंपाउंड देखने को मिलते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू बनते हैं, क्योंकि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को ना ही गेन कर सकता है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, बिकॉज जो 6 प्रोटॉन है गेन की कंडीशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और लॉस की कंडीशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और चीजें आपको समझ में आ गई और अब इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन तुम्हें बनेगा तो बड़े आसानी से उसको तुम सॉल्व कर सकते हो। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है व्हाई आर कोवैलेंट कंपाउंड जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो नॉर्मली, सभी कोवैलेंट की बात उसने नहीं किया है कंपाउंड्स की, जनरली जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ऐसा क्यों? तो जनरली जो तुम्हारे कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं उनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, उनके पास कोई आयंस नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन की ही बात कर लो तो ये सी है बच्चे, एक एच है यहाँ पे, एक एच है और एक एच यहाँ है और एक एच यहाँ पे, यही है ना मीथेन। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में खत्म हो गए, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में कंप्लीट हो गया है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं किसके साथ? कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में। मतलब देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन और किसी के सर पे चार्ज भी डेवलप नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कोई चार्ज भी डेवलप नहीं हो रहा है। तो जब दोनों ही चीजें नहीं है और करंट को कंडक्ट होने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने के लिए चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है। तो देयर इज नो चार्ज, दैट मीन्स क्या हुआ? देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ से करंट का फ्लो नहीं हो सकता है। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का भी आंसर क्लियर हो गया क्यों ऐसा नहीं हो पाता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टू मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। अब यहाँ एक नया टर्म आपको देखने को मिल रहा है, होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स क्लोरीन। तो पहले होमोलोगस सीरीज का मतलब समझ लो। देखो होमोलोगस सीरीज को अगर डिफाइन करना है तो ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन के फैमिली होते हैं। किसके फैमिली होते हैं? हाइड्रोकार्बन फैमिली, ठीक है ना, विच बिलोंग सेम मॉलिक्यूल, क्या बोल सकते हैं, जनरल फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ CnH2n+2, ये है जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन का। किसका है? एल्केन का। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ CnH2n, ठीक है ना, ये आपके किसका जनरल फॉर्मूला? ये है एल्कीन का। एक और ही लिख देता हूँ, एल्काइन का भी लिख देता हूँ CnH2n-2, ये किसका है बच्चे? एल्काइन का। स्पेलिंग चेक कर लेना, ये Y यानी है, ये E यानी है और इसमें लास्ट में A यानी है। 3 अक्षर देख लेना इन तीनों अक्षरों का, E यानी, Y यानी और A यानी। अब इनके जो ये एक ऐसा मतलब एक हाइड्रोकार्बन की फैमिली है, एक अलग हाइड्रोकार्बन की फैमिली है, एक अलग हाइड्रोकार्बन की फैमिली। कौन सा हाइड्रोकार्बन है? ये एल्केन कहलाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं, एल्काइन कहलाते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन फैमिली जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, तो ये इनके जितने भी फैमिली में जो भी लोग आएंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल मीथेन CH4, फिर आपका क्या, एथेन C2H6। देखो एक कार्बन रख लो वैल्यू C, एक कार्बन H, N की जगह 1 रखे हो ना, 2, N की जगह फिर 1 रखो +2, क्या बनेगा? C2 और 2 4 हो जाएगा, तो CH4 हो जाएगा। तो पहला मेंबर क्या मिला? CH4 मिला। दूसरा मेंबर देखो तो क्या है? C2H2 इंटू 2 +2, तो 2 जा 4 +2 6, तो C2H6। देखो दूसरा मेंबर क्या मिला? C2H6 मिला। तो ये जो सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे, मतलब जितने लोग एल्केन से बिलोंग करेंगे उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। और होमोलोगस सीरीज का पहचान होता है कि दो फैमिली मेंबर के बीच जस्ट एडजेसेंट वाले, मतलब एक कार्बन के बाद दो कार्बन वाला, दो कार्बन तो तीसरे कार्बन वाले के साथ, मतलब C3 और H2n कर लो तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, 2 8, H8 हो जाएगा। ऐसे C4, तो यहाँ पे n की जगह 4 4 2 8 2 10, H10 हो जाएगा। तो इनके बीच पहचानने का तरीका क्या होता है? CH2 का डिफरेंस होगा। देख लो एक कार्बन है, दो कार्बन है, मतलब इनके बीच कितने कार्बन का डिफरेंस है? तो एक कार्बन का, तो एक कार्बन लिख लो। कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस बच्चे? 6 है, इनके पास 4 है, 2 का डिफरेंस है। देखो CH2 का डिफरेंस है 2 है, 3 एडजेसेंट वाले के साथ देख रहे हैं, इन्हीं का C1 के साथ C3 देख रहे हो, नहीं, C1 के बाद जस्ट C2 आता है, मतलब जस्ट एडजेसेंट वाला, जस्ट बगल वाला। अब 2 के बाद 3 जाते हो तो यहाँ पे देखो 2 के बाद 3 मतलब एक कार्बन का डिफरेंस है, 3 में से 2 गए 1 और 8 में से 6 जाएगा 2, यहाँ पे देखो CH2 का डिफरेंस, 4 में से 3 जाएगा 1 C और 10 में से 8 जाएगा 2, CH2 का डिफरेंस। मतलब एडजेसेंट अगर नंबर्स को लोगे ना तो हमेशा CH2 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ से तुम हाइड्रोकार्बन फैमिली को पहचान सकते हो। ऐसे ही एल्कीन वाले में भी देख सकते हो तुम। सी, अब एल्कीन की कहानी C2 से शुरू होती है, C1 से नहीं शुरू होती। फर्स्ट मेंबर C2 से स्टार्ट होगा, C2 H2n 2 2 जा 4,
क्योंकि डबल बॉन्ड एक कार्बन के साथ बन ही नहीं पाता है ना। एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होते हैं और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। देखो मैं बहुत सारी बातें यहाँ बता रहा हूँ। C2H4 पहला मेंबर होगा ये C2H, फिर क्या आएगा आपका 2 के बाद अगर मैं 3 ले लेता हूँ, 3 3 2 6, C3H6, जो भी नंबर होगा उसे डबल करते जाओ, C4H8। अब ये क्या हुआ, पूरे के पूरे आपके एल्कीन फैमिली के हैं। तो इनके बीच का थोड़ा डिफरेंस देखो, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 3 में से एक कार्बन गया तो C, और 6 में 4 गया तो देखो CH2 मिल रहा है क्या। मतलब कोई भी आपके पास हाइड्रोकार्बन फैमिली है जो सेम मतलब फैमिली से बिलोंग कर रहा है, एल्कीन से बिलोंग कर रहा है, एल्कीन से एल्काइन से, तो उनके बीच का जो डिफरेंस मिलेगा वो CH2 ही मिलेगा। 3 बोल दिया बच्चे, CH2 ही मिलने वाला है, कोई और वैल्यूज नहीं मिलेगा। और अगर कुछ और मिलता है मतलब तुमने क्या कर रखा है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर कुछ और मिल रहा है तो फिर उसको होमोलोगस नहीं कहोगे, सीधी सी बात है। सेम फैमिली के अंदर एडजेसेंट के साथ हमेशा CH2 मिलता है। ओके तो ये कहानी हो गई। अब क्वेश्चन देखो आगे क्या कहता है, होमोलोगस मटेरियल समझ में आ गया। हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स क्लोरीन, 2 मेंबर्स आपको लिखने हैं, फर्स्ट 2 मेंबर, तो फर्स्ट 2 मेंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स क्लोरीन के साथ लिखना है। तो आंसर तो खत्म हो गया, एक लाइन में खत्म हो गया। अब ये तुमको समझ में आया तो बड़ा आसानी से कहानी हो जाएगी। चलो किसका ले लें, तो मैं चलो हेलो एल्केन ले लेते हैं, CH3Cl, ये क्लोरोमेथीन हो गया। मैं एल्केन वाला ग्रुप ले रहे हैं। और फिर उसके बाद सेकंड मेंबर क्या हो जाएगा इसका, C2, और फिर इसमें क्या हो जाएगा, CH2 का डिफरेंस करो तो एक CH2 जोड़ दो, एक जोड़े C तो 2 हो गया, H 2 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, CH5Cl। और लिखना है तो एक और CH2 जोड़ो तो 2 की जगह 3 हो जाएगा, और फिर CH2 मतलब 5 में 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा क्लोरीन। ये देखो और लिखने का मन करेगा C4 लिख लो, मैं 2 जोड़ दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, Cl हो जाएगा। एंड सो ऑन, आप ऐसे जा सकते हो। आपको मन किया नहीं मैं एल्कीन वाला लिखूंगा तो लिख लो भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन होता है। एक एच हटा के क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये आपका हो गया क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप के साथ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप एक CH2 और जोड़ दो, तो कैसे CH2 जोड़ोगे, देखो CH2 जोड़ने के लिए क्या कहानी होता है, CH3 CH, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड CH। अभी देखो कहानी ऐसे सोच के आपको ध्यान रखना होगा, बॉन्ड पूरा होना चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3, और एक कमी है तो यहाँ Cl जुड़ जाएगा। देखो अभी क्या तुमने CH2 ही जोड़ा है, एक दो, 2 कार्बन, एक दो 3 कार्बन, मतलब एक ही कार्बन बढ़ा हुआ है। हाइड्रोजन देखो तो दो, एक 2 है और एक 3 है, यहाँ पे देखो तो क्या 5 हुए हैं, 3 एक 4 एक 5, देखो 5 हुए है ना। तो मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, CH2 का, मैंने लिख दिया होमोलोगस। कुछ नहीं किया है, बस CH2 को जोड़ दिया, थोड़ा सा बॉन्ड को बैलेंस करना। अब ये बॉन्ड बैलेंस कैसे होता है, अभी आगे जैसे जैसे चलोगे लेक्चर में आपको सारी चीज दिखाई देंगी कि मैंने कैसे इधर का 2 गायब किया, इधर का 1 गायब किया, फिर यहाँ पे कुछ ऐसा 3 कर दिया, कैसे हो रहा है ये चीजें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल ये वाला आसान था, तुम्हें सिंपल सा दिख रहा है कैसे करना है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो एल्केन में, ऐसे एल्काइन में भी आंसर दे सकते हो। तो पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। हैविंग फंक्शनल ग्रुप Cl, 2 आपको लिखना था, दोनों आपने लिख दिए। फर्स्ट वाला बोला है तो पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, खत्म कहानी। पहले का फर्स्ट मतलब फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड मतलब सेकंड कार्बन हो जाएगा, ठीक है ना। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सेकंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज, ये फर्स्ट है बच्चे, फर्स्ट मेंबर इज एथीन। एथीन मतलब देखो लास्ट में क्या है, ई यानी डबल बॉन्ड वाले की बात कर रहा है। तो डबल वाले बॉन्ड में आपका फर्स्ट जो मेंबर होता है वो एथीन ही होता है भाई, 2 कार्बन से शुरू होता है। अभी जस्ट बताया मैंने कि 2 कार्बन के साथ एथीन शुरू होते हैं, मतलब एल्कीन शुरू होते हैं, तो पहला एथीन आएगा। अब दूसरा बताना है फॉर्मूला ऑफ द सेकंड एंड थर्ड, दूसरा बताना तो क्या बताओगे, CH3 CH, डबल बॉन्ड तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ देखो मैं तरीका और सिखा देता हूँ। ये 3 कार्बन के पास कितने हैं, 3, हर कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, 3 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड और बना दो, 4 बॉन्ड हो गया, एक कार्बन जोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है C। अब अगला क्या कहानी है, C सेकंड मेंबर बताना है, मतलब सेकंड मेंबर क्या है आपका, सेकंड मेंबर की बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, C3 और H6 हो जाएगा, मतलब C3H6 तुम्हें चाहिए, राइट। तो अगला क्या हो जाएगा, 3 एक 4 बॉन्ड हो गया। अब इसके पास कितनी कमी है, 3 बॉन्ड की कमी है, तो यहाँ पे क्या तरीका है आपके पास, CH2 दे दिए, ठीक है ना। मतलब कितना निकले, 3 निकल गया, अभी एक बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, एक और बॉन्ड बचा हुआ है इसके पास, तो एक काम नहीं चलेगा, एक और गायब करो। अब डबल बॉन्ड लगाओ, ये देखो अभी यहाँ पे CH, एक कितना हुआ, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4 हो गया, 1 2 3, अभी एक हाइड्रोजन की और कमी है तो यहाँ पे CH2 कर दो, 4 बॉन्ड पूरा हो गया। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 क्या हो जाएगा इसका सेकंड नंबर। थर्ड वाले की बात कर रहे हैं तो कुछ करना ही नहीं है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एक CH2 मैंने लाके यहाँ पे जोड़ दिया, कहानी बन गई, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। आसान होता है यार, और आसान तरीका कर दें, चलो और आसान तरीके से देख लो, अगर तुम्हें लग रहा है क्या ही कर दिया सर, नहीं क्लियर हो रहा है, ठीक है।
सेकंड वाले का ये बात तो क्लियर है, 3 कार्बन चाहिए, 3 कार्बन से फटाक से बना दो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब तुमको इसको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है एथीन बनाने के लिए, तो एक डबल बॉन्ड तो कन्फर्म है ना, ईन बनने के लिए एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो एक डबल बॉन्ड चाहे यहाँ कहीं भी दे दो, तो मैंने यहाँ डबल बॉन्ड दे दिया। अब बस जो बचे हुए उसको हाइड्रोजन से तुम बैलेंस कर दो। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड यहाँ खत्म हो गया, 3 बचे हुए, तो 3 हाइड्रोजन इसको दे दो, कितने 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन दे दिया, यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया। 1 2 3 निकल गए, कितनी कमी है, एक, तो एक हाइड्रोजन यहाँ दे दो, 4 हो गए। 1 2 2 निकल गए, बचे कितने, 2 2 यहाँ दे दो, 4 हो गया, बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये भी तरीका है। अगले वाले को बनाना है भाई, क्या है, थर्ड वाले में 4 कार्बन होंगे, तो 4 कार्बन बना दो, फील कर लो भाई क्वेश्चन का, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 बन गए। अब क्या करना है, इसको एक तो डबल बॉन्ड चाहिए ना, तो एक डबल बॉन्ड चाहे यहाँ जहां मांगे वहां, तो तुम्हें यहाँ दे दे रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड किनारे आसान रहेगा। तो अभी 2 निकल गया, तो इसके पास कितना और दे दें, 2 की कमी और है, तो 2 तो मतलब CH2 दे दो। ये 2 निकल, 2 1 3 निकल चुके, कितनी कमी, 1 की कमी है, 4 हो गया पूरा। 1 2 निकला, 2 की कमी है CH2, 1 निकला, 3 की कमी है CH3, 4 पूरे हो जा रहे हैं। एक हाइड्रोजन एक ही सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो इसका देखो बन के तैयार हो गया। तो तुमसे ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, कितना भी एग्जाम्पल पूछे, तुम बना सकते हो। बस ये ध्यान रख लेना, एथीन का जो शुरुआत होता है वो सेकंड नंबर कार्बन से होता है, मतलब फर्स्ट मेंबर जो एथीन कह रहा हूँ, एल्कीन, उसका फर्स्ट मेंबर जो होता है वो 2 कार्बन वाला होता है, जिसको एथीन कहते हैं, एथीन फर्स्ट मेंबर। ऐसे ही आपका एल्काइन वाले में भी मिनिमम 2 कार्बन चाहिए होते हैं एल्काइन को बनने के लिए, तो इसमें भी जो फर्स्ट मेंबर होगा वो C2 से शुरू होगा, कोई C1 से शुरू सिर्फ एल्केन में होगा, बाकी एल्कीन और एल्काइन में हमेशा C2 से शुरू करेंगे, फर्स्ट मेंबर C2 होता है। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखो, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट 2 मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH। अभी इसमें क्या करना है यार, OH के साथ बात करना है, फंक्शनल ग्रुप के साथ लिखना, फर्स्ट 2 मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप, तो कोई भी लिख लो, तीनों में से किसी उठा लो, सबसे आसान एल्कीन होता है, एल्कीन को उठाओ। CH3 ऐसे उठा लो, Cl की जगह कौन ला दोगे, OH ला दोगे, तो CH3 OH पहला मेंबर हो गया। फिर आपका क्या हो जाएगा, CH3 CH2 OH, एक CH2 जोड़ दो। अगला करना है तो एक और CH2 यहाँ जोड़ दो, CH3 CH2 CH2 OH, देखो बन गया कहानी, तो हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सेकंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज हुज फर्स्ट, ये फर्स्ट बच्चे RS लिखा है, फर्स्ट मेंबर इज मेथेन। तो मेथेन के बाद ये तो लिखा हुआ है यार, एक बार और देख लें, चलो मिटा दो इसको। मेथेन के बाद हम क्या कर लेंगे, आ जाइए देख लेते हैं। एथेन कर लीजिए, C2 H2n+2 H6 हो जाएगा, C3 और फिर क्या कर लोगे, H8 हो जाएंगे। देख लो भाई, H2n+2 पे काम करना चाहिए, CN H2n+2 पे काम करना चाहिए। जब तुमने 2 लिया तो 2 रख, फर्स्ट 2 की बात किया ना, तो फर्स्ट 2 में हम क्या करेंगे, CH4 भी रहेगा, फर्स्ट बोला उसने, ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट बोला हुआ है, तो फर्स्ट आप, अच्छा यहाँ सेकंड एंड थर्ड बोला है, माफ कीजिएगा मिक्स हो गया। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्म सेकंड, ठीक है सही लिख रहे हैं, C2H6 C3H8, सेकंड नंबर पे ये आ गए भाई, 2 कार्बन है, थर्ड नंबर पे क्या आ गए, C3 आ गए, खत्म कहानी हो गया। ये CnH2n+2 पे काम कर रहा है, 2 रखा, 2 दूना 4 2 6, 3 रखा, 3 दूना 6 2 8। क्लियर, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, किस तरह से आपको एडजस्ट करना होता है नंबर ऑफ कार्बन के पीछे हाइड्रोजन को, ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड CH3CH2OH, इसका नाम बताना है बच्चे। तो हम नॉर्मली 2 कार्बन है तो इसके लिए एथ वर्ड यूज करते हैं, एक कार्बन के लिए मेथ, 2 करने के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट एंड सो ऑन। तो यहाँ देखो 2 ही कार्बन है ना, तो CH3CH2 इसके लिए हम एथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एथ, EATH, एथ। अब यहाँ पे कहानी क्या होगा बच्चे, यहाँ पे कहानी होगा, सब सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगते हैं, एन, और फिर ये यहाँ पे फंक्शन ग्रुप क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल का जो आपका नाम का लास्ट में क्या आता है, अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है ना, तो ये OL इसका इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे OL करते हैं। एन का स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, क्योंकि ई के बाद जस्ट O आ रहा है, ऐसे कंडीशन में हम ई को नहीं लिखते हैं। अगर यहाँ फंक्शन ग्रुप कुछ और होता, जैसे कुछ और आ जाता, O के बजाय कुछ A B C, कुछ ऐसा, A को छोड़ दो BC आता, तो फिर यहाँ पे ई रहता, जो कि यहाँ पे भी वॉवेल है और इसके एन में भी वॉवेल है, EOL। इस कंडीशन में हम ई को गायब कर देते हैं, ANOL लिखते हैं, नॉल, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका नाम क्या पड़ जाएगा, एथेनॉल। और ये एथेनॉल कोई और नहीं है, नॉर्मल लीकर है जिसको लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना, ये वही फॉर्मूला है एथेनॉल का, C2H5OH, C2H5OH, जिसको यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख रखा है। अगले वाले का नाम बताना है, CH3CH
ओ बच्चे, नॉमेनक्लेचर तो जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो मेरे ख्याल से मुझे कम से कम 5-6 दिन लग जाते हैं नॉमेनक्लेचर पढ़ाते हुए। सिर्फ रूल्स वगैरह को सिखाते सिखाते 5-6 दिन चले जाते, प्रैक्टिस वगैरह करूँ तो 10-12 दिन चले जाते हैं, तब जाके नॉमेनक्लेचर कवर अप होता है। तो अभी इसमें नॉमेनक्लेचर तो सिखाना मुश्किल है, तो इसमें नॉमेनक्लेचर वाला पॉइंट मैनेज करो, क्योंकि बहुत लेंथी है, फिर ये वीडियो का कोई मीनिंग नहीं निकल के आएगा। तो मैं नेम बस बताते चल रहा हूँ, तरीका जो सीखना है आपको, तो वो जब मैं लेक्चर करूंगा तो वहां आप सीख सकते हो। CH3CH डबल बॉन्ड O, तो यहाँ कंडीशन क्या होगा बच्चे, 2 कार्बन, इसमें बच्चे हम फंक्शनल ग्रुप की कार्बन को भी इंक्लूड करते हैं, और ये जो ग्रुप है बच्चे वो एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO, इसको एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। तो इसका नाम क्या पड़ेगा, 2 कार्बन है तो एथेनल हो जाएगा बच्चे, क्या बन जाएगा, एथेनल। एल्डिहाइड का लास्ट जो होता है AL होता है, वो OL थे और ये AL है, तो इसका नाम एथेनल पड़ जाएगा। इसमें देखो कितने कार्बन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन 3 हो रहा है, तो 3 के लिए क्या बोलते हो आप, प्रोप बोलते हो। काउंटिंग किधर से कर लो, इधर से करोगे तो भी बीच में आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 1 2 3 तो 2 कर लो, ठीक है। ये पड़ जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो प्रोप एन कहोगे। और बच्चे ये है कीटोन ग्रुप, तो चौथे नंबर पे आया, 2 नंबर पे, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, ओन लगा दोगे। यहाँ पे एथेनल चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, किताबों में कई तरीके से लिखा रहेगा, एथेनल भी लिखा रहेगा, एथेनल 1 भी लिखा रहेगा, या फिर एथेन 1 अल ऐसे भी लिखा रहेगा, सभी नेम सही है। इनमें से जो आपको दिमाग में आ रहा है वो सब सही है। कहीं कहीं किताबों में ऐसे इसको लिखा रहेगा, प्रोपेन 2 ओन, ठीक है ना, तो प्रोपेन, प्रोपेनोन 2 लिख देगा ऐसे, इसको 1 मत पढ़ना, ओन पढ़ते हैं, तो प्रोपेनोन 2 भी लिखा रहेगा, तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक सिंगल की कहानी है, सिंगल नंबरिंग करना है, तब तक सही चलता है, ठीक है ना। एक से अधिक नंबरिंग आते हैं तो फिर वहां प्रॉब्लम आती है, तब आपको ऐसे वाले करना होता है। मेन तरीका जो लेटेस्ट IUPAC नेम है वो यही तरीका है, ऐसे ही लिखा जाता है, ये लेटेस्ट जो मेथड है वो यही तरीका है। आगे क्वेश्चन देखें क्या कहता है, सेलेक्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होते क्या है, पहले ये जान लेते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वे होते हैं जिनकी कार्बन्स के सारे जो भी बॉन्ड थे वो सब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल मेथेन की बात हो तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों के चारों इलेक्ट्रॉनों ने क्या कर रखा है, एक एक सिंगल बॉन्ड बना लिया, ऐसे लोग सैचुरेटेड कहलाते हैं। देखो ये एल्केन, जितने भी एल्केन होते हैं वो सब सैचुरेटेड होते हैं। सी सी यहाँ पे एक एच यहाँ दे दिया, एक एच यहाँ दे दिया, एक एच यहाँ पे दे देते हैं, एक एच यहाँ पे दे देते हैं, और एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, तो इस तरह से क्या बन गया, C2H6। देखो ये सैचुरेटेड है, सब में सिंगल बॉन्ड, कहीं डबल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है। जब तक तुमको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे तब तक उन्हें हम सैचुरेटेड कहेंगे। और जहां डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड C, अब 2 निकल चुका है, कितनी कमी है, 2 की कमी है, इधर 4, इधर भी कितनी कमी है, 2 की कमी है, 4 पूरे में। अब ये कंप्लीट हुआ, बट यहाँ पे क्या दिखने को मिल गया, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आते ही ये अनसैचुरेटेड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड। नॉट ओनली डबल बॉन्ड, इवन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, मान लो C ट्रिपल बॉन्ड C आ जाए, तो कार्बन के 3 है, 4 पूरे करने, तो एक हाइड्रोजन कमी, एक हाइड्रोजन इधर दे दो, इसमें भी एक हाइड्रोजन कमी, एक हाइड्रोजन इधर दे दो, 4 पूरे हो जाने दोनों साइड से। तो ये क्या है, ये एथाइन है, ठीक है ना, एल्काइन ग्रुप का फैमिली है मतलब ये। तो ये क्या है, इनमें भी ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड। तो अब इसमें पहचानना है कौन अनसैचुरेटेड का मतलब है, तो सिंपल सा एल्केन को पहचान लो, कहानी खत्म हो जाएगी। जो CnH2n+2 के रूल को फॉलो कर रहा होगा, जनरल फॉर्मूला एल्केन का होता है, वो सैचुरेटेड होंगे, जो इसको फॉलो नहीं कर रहा होगा वो अनसैचुरेटेड कहलाएंगे। तो C3H6 की कहानी चल रही है, तो CnH2n+2 वाली कहानी नहीं होती, ये नहीं है, खत्म। दूसरा C5H10, ये भी नहीं, ये भी एल्कीन है भाई, एल्कीन अभी बता रहा है, एल्कीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n होता है, तो कहाँ से आ पाएंगे, डबल बॉन्ड दिख जाएगा। C4H10, इसमें भी डबल बॉन्ड है। C6H14, हाँ ये दिख रहा है, देखो 6 दूना 12 2 14 है ना, C6 रखा, H 2 into 6 plus 2, N की जगह 6 रखा है, तो C6H12 plus 2 14, ये देखो एल्केन पे आ रहा है, तो ये क्या है, सैचुरेटेड है। ये वाला आंसर क्या होगा, राइट होगा इसका, सैचुरेटेड का। C2H4, ये भी एल्कीन है, ये भी नहीं होगा। तीनों आपके एल्कीन थे, बस यही एक एल्कीन थे, तो इसलिए यही एक सैचुरेटेड है, बाकी सब अनसैचुरेटेड थे। तो मेरे ख्याल से सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसके आंसर फटाक से दे सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्कोहल विथ 3 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल। देखो यार कुछ करना नहीं है, सिंपल सा कहानी है आपका,
आपको राइट करना है नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्कोहल, अल्कोहल का आपको कुछ स्ट्रक्चर बनाना है, उसका नाम लिखना है। विथ 3 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल, कम से कम विथ 3 बोला, कम से कम ने 3 कार्बन होने चाहिए। तो देखो करना क्या, रूल्स देखो बहुत सिंपल होता है, मैं जो तरीका सिखा रहा हूँ। 3 कार्बन बोला ना, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, दे दो 3 कार्बन। और उसमें अल्कोहल भी होना चाहिए, तो अल्कोहल के लिए हम जो जोड़ते हैं वो होता है OH, OH को भी जोड़ दो। ठीक है, अल्कोहल के लिए क्या जोड़ते हैं, OH इस्तेमाल करते, तो OH हो गया फंक्शनल ग्रुप। अब बैलेंस करना है, तो इसके पास एक बॉन्ड है, 3 की कमी, बस 4 पूरा करना है इसका, तो इधर तुम लिखना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ CH3। अब यहाँ देखो 1 2 पूरा हो गया, 2 की कमी है तो CH2, 1 2 पूरा हो गया, 2 की कमी है तो CH2, मतलब ये प्रॉपर वे में लिखूं तो ऐसा दिखाई देगा CH3 CH2 CH2 OH। हेलो, लिख दिया मैंने आंसर, ठीक है ना, स्ट्रक्चर भी बन गया उसका। अगला क्वेश्चन में देखो, उसी तरह का क्वेश्चन मिलता जुलता है। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बच्चे क्या होता है, CHO ग्रुप आ जाते हैं, और क्या होता, कुछ नहीं होता, बस एल्डिहाइड हो गया। कीटोन में बच्चे क्या होते हैं, C डबल, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आपको देखने को मिलता है, कीटो ग्रुप कहलाता है। अल्कोहल का OH बता ही दिया। ओइक एसिड भी होता है, फॉर्मिक एसिड, उसके लिए क्या होता है यहाँ पे, ओइक एसिड के लिए C डबल OH होते हैं। तो जो भी पूछेगा उसका आप आंसर दे सकते हो। ये क्या होता है, ओइक एसिड, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एल्डिहाइड कीटोन, तो अभी एल्डिहाइड के लिए क्या करना है, वही काम कर दो यार, CH3, अब टेंशन फ्री हो जाओ। CH2 इसके जगह क्या कर दो, CHO जोड़ दो, सबके बैलेंस होने चाहिए। कार्बन यहाँ पे 4, यहाँ भी कार्बन 4 बॉन्ड बनाए, यहाँ भी 4 बॉन्ड बनाए, इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड पूरा हो जाता है। दिखा दूं, चलो दिखा देता हूँ। CH3 CH2, बच्चे 3 ही कार्बन है ना। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर एल्डिहाइड विद 4 कार्बन, ठीक है, सही है, 4 कार्बन लकली बन गया, मैंने ध्यान नहीं दिया था 4 कार्बन को, आप ध्यान दीजिएगा, 4 कार्बन बन गए। CH3 CH2, 3 बोलता तो ये इतने पे CHO लिखना पड़ता, यहीं पे CHO करना पड़ता, ठीक है ना, 1 2 3 कार्बन पूरे हो जा रहे थे। तो लकली उसने 4 पूछा, 4 बन भी गया। CH3 CH2 ये देखो, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनते हैं, और यहाँ पे H। इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हैं, इस कार्बन के भी 4 पूरे हैं, इस कार्बन के 4 और इस कार्बन के 4, और इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया कैसे करना है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2। अब क्या ही बताना, अभी जस्ट आपको कंप्लीट कराया, ठीक है ना, लेकिन उसने बोला राइट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ सेकंड मेंबर, ठीक है ना, हमेशा सेकंड मेंबर का ही बात करना है। तो सेकंड मतलब n का मान 2 लेना है, तो C2H2 2 जा 4, भाई n का मान 2 रखेंगे, +2 6 हो जाएगा, खत्म। इनकी बारी करते हैं, सेकंड मेंबर C2H2n, तो C2 और H 6 हो जाएगा इनका। CnH2n-2, मतलब C का मान 2 लिया आपने, तो H 2 2 जा 4 -2 2 C2H2। क्लियर, ये होमोलोगस से रिलेटेड क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ऑलरेडी डिस्कस कर रखा हूँ। मैंने कहा ना, एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के बराबर होते हैं। देखो ऐसे कुछ मिलते, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी चीज क्या छोड़ूं क्या ना छोड़ूं, मतलब फील ही नहीं होता है। सभी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट लगती हैं, इसलिए लेक्चर भी लेंदी होने वाला, लगभग 35 क्वेश्चन है। बाकी सभी में जो अभी तक सीरीज मैंने कंप्लीट कराया उसमें 15 16 18 ऐसे क्वेश्चन होते थे, इसमें 35 क्वेश्चन आने वाले हैं, इवन उससे भी बढ़ सकते हैं। तो है, लेंदी है, इंटरेस्टिंग भी है। देखो इजी भी लग रहा है ना, कोई कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा, सबका क्वेश्चन लॉजिकली आंसर निकल के आ जा रहा है। राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन, आपको नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैलकुलेट करना है, कितने कार्बन है। देखो सिंपल सा, 4 है, तो पहले काम क्या करेंगे, C लिखेंगे, तरीका सिखा रहा हूँ। 1 2 3, चारों कार्बन निकल गए हैं, सबको हाइड्रोजन देना है, 10 हाइड्रोजन देना है, तो एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, ठीक है ना, पहले किनारे वाले को दे देते हैं, अब बाकी हाइड्रोजन जो बच रहा है उसको देते चलो। एक हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, 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 कितना निकल गया, 4, तो 6 निकल गया, 4 और बचा, चारों ये नीचे चले जाएंगे, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, तो 10 थे, 10 दे दिया मैंने, और 4 यहाँ पे निकल गए। और वैसे भी दिख रहा है CnH2n+2 एल्कीन है, तो सभी सिंगल बॉन्ड से ही होंगे। कितने कोवेलेंट बॉन्ड है ये आपको पता करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यही मिल रहा है ना भाई, 4, गलत तो ना गिन लिया, 1 2 3 4, ठीक है ना। एक काम करो, ऐसे ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देयर आर 13 कोवेलेंट बॉन्ड, कितने हुए हैं, 13। मेरे ख्याल से इसका भी आंसर क्लियर हो गया, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड काउंट कर लेना है। इससे जो शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनते हो क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, अभी पीछे जस्ट डिस्कस किया।
राइट द नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स, इन फंक्शनल ग्रुप्स के नाम बताने हैं। तो ये बच्चे पहचान लो, इसका नाम है अल्कोहल, ठीक है ना। इसके लिए एल यूज करते हैं हम लोग नाम के बाद, एल्केन वगैरह के बाद। और ये बच्चे हैं आपके कीटो ग्रुप, अभी जस्ट पीछे बनाया भी था, कीटोन, ठीक है ना। लास्ट में ओ एन ई साउंड करता है। पहचानने का तरीका, सी के दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो, दोनों तरफ जुड़ेंगे तो कार्बन ही जुड़ेंगे। क्या जुड़ेंगे? कार्बन ही जुड़ेंगे, मतलब यहाँ भी कार्बन ही आएंगे, यहाँ पे कार्बन आएंगे। हाइड्रोजन आ जाएंगे तो फिर ये एल्डिहाइड बन जाएंगे, ध्यान रहे इस बात का। तो दोनों साइड कार्बन आएंगे तब इनको हम कीटोन कहेंगे। डबल बॉन्ड ओ, दोनों साइड में सी मिलेगा, अभी है नहीं, खाली इतने को हम बोलते हैं कीटोन। लेकिन जब भी जुड़ेगा तो बगल में कार्बन ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई? डिफाइन है, एफ छूट गया, ठीक है ना। FI, define the term functional groups, identify the functional group present in। डिफाइन द टर्म फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं बच्चे? फंक्शनल ग्रुप्स ये डिसाइड करते हैं कि जो भी तुम्हारे पास हाइड्रोकार्बन दिखाई दे रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी कैसी होगी। लेट सपोज कि एक मैंने एल्केन लिया, उसमें एक हाइड्रोजन को हटा के CH3OH कर दिया, मतलब उसको मेथेनॉल बना दिया। और एक मैंने C2H5OH ले लिया, एथेनॉल बना दिया। तो बच्चे ये OH ग्रुप इस बात को बता रहा है कि दोनों ही एल्कोहल फैमिली से हैं। अगर मैं यहाँ पे C4H7OH ले लूं तो ये क्या है? ये सभी चीजें क्या है बच्चे? नो, C4H9 अगर मैं ले रहा हूं तो ये सभी क्या है? सभी एल्कोहल फैमिली से हैं। तो मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? सिमिलरिटी दिखाएगी काफी हद तक। काफी हद तक क्या होंगे ये लोग? एक जैसे मतलब बिहेवियर करते हुए नजर आएंगे। तो फंक्शनल ग्रुप्स क्या बताता है बेसिकली? कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी इस बात को बताता है। कोई अल्कोहलिक ग्रुप का है तो जितने भी उससे रिलेटेड चीजें होंगी सबकी अल्कोहलिक होगी, और उनका रिएक्शन करने का पैटर्न भी एक जैसा दिखाई देगा। उसकी फीचर्स क्या है? फंक्शनल ग्रुप क्या बताएगा? कैसा वो बिहेव करेगा। अल्कोहल को तुमको देख के ये बात मालूम पड़ेगा, हाँ अल्कोहल है भाई, उसको कंज्यूम करने से नशा होता है। अच्छा, ये अल्कोहल क्या है, ये अल्कोहल क्या है, सब एक जैसे ही है। हाँ, कुछ जहरीले हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं, वो अलग बात है। जैसे ये कंज्यूमेबल होता है, बाकी सब जहरीले होते हैं, पीते इंसान मर जाएगा, ये जहर होते हैं। बट है तो अल्कोहल वाली प्रॉपर्टी ना, इनको हवा में छोड़ दो तो वेपराइज हो जाएंगे। ये वाला भी वेपर बन के उड़ जाता है, ये भी उड़ जाएगा। कंबशन जलता है, ये भी जलेगा, ये भी जलेगा, ये भी जलेगा, आग लग जाएगी तुरंत उसमें माचिस डालो तो ये सारी प्रॉपर्टी क्या हो रही है? रिसेंबल कर रही है, मतलब कैसा वो बिहेव करेगा पर्टिकुलर चीज, वो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड कर देता है। क्लियर है? नाम ही है फंक्शन, फंक्शन कैसे करेगा उसके बारे में बताता है। आइडेंटिफाई करने बच्चे, तो यहाँ देखो क्या है, ये देखो मैंने बोला था ना, यहाँ पे देखो H जुड़ गया है यहाँ पे, और यहाँ C डबल बॉन्ड O। तो ये कौन से ग्रुप हो सकते हैं? अगर इसको आप देखोगे तो कौन से ग्रुप हैं? तो ये हैं आपके एल्डिहाइड ग्रुप। कौन से ग्रुप हैं? एल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH, इसे बोलते हैं बच्चे। अगर नॉमेनक्लेचर पे चलोगे तो ये हैं आपके एक कार्बन वाले मेथेनॉल। क्या नाम है इसका? मैथ मतलब एक, सभी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन एन, और फंक्शनल ग्रुप का नाम है एल्डिहाइड, तो अल मेथेनॉल हो जाएगा। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पहचानना है, देखो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। इस सी से कौन कौन जुड़े हुए हैं? डबल बॉन्ड ओ और OH भी जुड़ा हुआ है, दो लोग जुड़े हुए हैं। तो ये है सी डबल बॉन्ड ओ OH, मतलब ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे सी जुड़ा हुआ है ना। कौन सा ग्रुप है यहाँ पे? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? COOH, ये सिंगल बॉन्ड। अगर इसको मैं दिखाऊं थोड़ा सा और एलोबरेट करके, ये C ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा होता है डबल बॉन्ड O, और ये कार्बन ये OH के साथ ऐसे जुड़ा होता है। तो इन फ्यूचर अगर आपको कहीं एलोबरेट करके दे वही चीजें, OH ऊपर कर दी नीचे के बजाय, तो चीजें तो वही दिख रही हैं। तो ये कौन से ग्रुप से है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप से आ रहा है। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। पहचानने का तरीका सिंपल से, कहानी क्या है, इसमें O के साथ OH भी जुड़ा रहेगा। देखो एल्डिहाइड में क्या है? C डबल बॉन्ड OH, ऐसे आपको दिखाई देगा एल्डिहाइड, ठीक है ना, या फिर CHO सीधे सीधे दे देगा। कार्बोक्सिलिक में क्या दिखाई दे रहा है? C डबल बॉन्ड O OH, ऐसे दिखाई दे रहा है। कीटोन में क्या दिखाई दे रहा है? C डबल बॉन्ड O। कीटोन में सिर्फ O है, H है ही नहीं। और कार्बोक्सिलिक में क्या है? डबल बॉन्ड, दो दो O है। और एल्डिहाइड में क्या है? सिर्फ एक ही O है। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं इस चीज को। यहाँ पे दो O दिखाई दिया तो सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक की कहानी शुरू हो गई। बाकी डिटेल में तो चीजें हम देखेंगे जब लेक्चर करेंगे, तो मजा आएगा वहां पे भी। तो मेरे ख्याल से अभी क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया कैसे देना है। इसमें कुछ लॉजिक लगाना नहीं है, सिंपल से नाम बताना, तो नाम मैंने आपको बता दिया है। ये सब एक नंबर वाले क्वेश्चन है। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन की बात करा, एल्केन की बात हुई बच्चे।
देखो क्लोरोएथेन एन है, तो सिंपल से क्या करना है, कितने हैं, एथ, एथ मतलब क्या होता है बच्चे, एथ मतलब 2 कार्बन, तो 1 कार्बन 2 कार्बन। अब कौन है क्लोरो, उसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्लोरीन जोड़ दीजिए। बाकी बैलेंसिंग का खेल है, तो बैलेंसिंग 2 कार्बन तो 2 की कमी है 2 जोड़ दो। यहाँ पे एक कितनी कमी है 3 की, तो 3 जोड़ दो, बन गया आपका CH3CH2Cl। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपका बन के तैयार नहीं हो गया, एकदम सिंपली देखो यही है आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया कैसे लिखना है। अरे किसी का पूछे आप बता सकते हो, कोई इसमें बहुत बड़ी बात। चलो ब्रोमो ब्यूटेन का बताना है, क्या बताना है हमें, ब्रोमो, एक एग्जांपल भी देख लो, ब्रोमो ब्यूटेन का बताना है। ब्यूट मतलब 4 होता है बच्चे, और एन मतलब सिर्फ सिंगल बॉन्ड, मतलब सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4। अब यहाँ पे ब्रोमो की बात हो रही है, तो ब्रोमो बनाना है तो ब्रोमो क्या करो, एक ब्रोमो जोड़ दो यहाँ पे। अब ब्यूटेन करना है, सब सिंगल बॉन्ड है, तो सबको सिंगल बॉन्ड बॉन्ड करने के लिए क्या करना है, हाइड्रोजन सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना। मतलब 1 2 3 4 पूरे हो गए, 1 2 2 की कमी है तो 2 हाइड्रोजन दे दो 4, 1 2 2 की कमी है 2 हाइड्रोजन 4, 1 3 की कमी है 3 4 पूरा हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर आप निकल गया, और ऐसे और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो उसका आंसर आप दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द प्रोसेस बाय विच अनसैचुरेटेड फैट्स आर चेंज टू सैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट का मतलब वही डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन, फॉर एग्जांपल वी हैव एथीन ले लेते हैं, 2 कार्बन वाला CH2 और डबल बॉन्ड CH2। अब इसको हाइड्रोजन से पास करेंगे तो क्या होगा बच्चे, हाइड्रोजन से जैसे तुम पास करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या फिर प्लेटिनम ले लो, ठीक है, या पैलेडियम ले लो, उस केस में क्या होता है बच्चे, ये बॉन्ड टूटते हैं और यहाँ से 2 हाइड्रोजन होते हैं, ये दोनों ही हाइड्रोजन इस पे और इस पे जाके चिपक जाते हैं। मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ जाके चिपक जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जाके चिपक जाएगा, और ये डबल बॉन्ड गायब हो जाता है। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, ये CH3 तो ये कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। और बच्चे अभी जस्ट बताया सिंगल बॉन्ड का मतलब सैचुरेटेड, और डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में अगर तुम्हें करना है कन्वर्ट, तो निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का क्या कर दो, एडिशन कर दो। इसे हम कहते भी हैं एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एडिशन रिएक्शन। हाउ विल यू प्रिपेयर अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, जब भी क्वेश्चन पूछे थ्रू द एडिशन मेथड। और कैसे होते हैं, निकल के प्रेजेंस में क्या करते हैं, जिससे जो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसको हीट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या होता है, सैचुरेटेड फॉर्म में हाइड्रोकार्बन मिल जाते हैं। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, write the chemical equation to show what happen when methane is treated with a chlorine in the presence of sunlight। देखो इसका कंडीशन क्या होगा, जो एनसीईआरटी देता है वो सिंपल सा आंसर देता है CH4 जो कि मेथेन होता है, और इसको उसने क्या बोला है, केमिकल इक्वेशन टू शो व्हाट हैपन व्हेन मेथेन इज ट्रीटेड विद अ क्लोरीन, Cl के साथ मतलब Cl2 गैस के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से एक क्लोर ऐसे में दिखाऊं, एक क्लोरीन और एक क्लोरीन, और मेथिन में ऐसे दिखा सकता हूँ CH3 और एक H, साइड में ऐसे कर दे रहा हूँ प्लस। तो होता क्या है, ये H इस Cl के साथ निकल जाता है, और ये जो Cl है ये Cl यहाँ आके बैठ जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह सकते हैं इसको। तो ये CH3 Cl एक साथ हो जाते हैं बच्चे, और HCl ऐसे बाहर निकल जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बट अगर क्लोरीन की मात्रा एक्सेस में हो, ये लिमिटेड रिएक्शन तो लिमिट करते हैं, ठीक है ना, वन टाइम में रिएक्शन करा रहे हो, अगर ये क्लोरीन जो तुम Cl2 ले रहे हो ये एक्सेस मात्रा में और प्रॉपर सनलाइट आपको मिल रहा है, उस केस में ये एनसीईआरटी वाला आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर भी यही देंगे आप, CH3 बट एक्सेस मात्रा में हो, गलती से अगर बोल दे क्लोरीन इन एक्सेस मात्रा, उस कंडीशन में ये जो चारों के चारों हाइड्रोजन 1 1 करके रिप्लेस हो जाते हैं, और फाइनली CCl4 प्लस 4HCl बन जाता है। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, एक्सेस मात्रा में हो गया। तीसरी इसको क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये क्या है आपका बेसिकली मेथाइल क्लोराइड है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, क्लोरोमेथेन बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका क्लोरोमेथेन या फिर मेथाइल क्लोराइड, और ये क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कब कंडीशन अचीव होता है, जब ये HMU के प्रेजेंस में एक्सेस मात्रा में क्लोरीन हो तब होता है। जो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन के आंसर, इसी प्रोसेस में क्लोरोफॉर्म भी बनता है, ठीक है ना, CH4Cl2 वाले ही फॉर्म में भी आपकी क्लोरोफॉर्म, चलिए ज्यादा हो जाएगा, इतना काफी है इस क्वेश्चन का आंसर, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है। What would be observed on adding a 5% solution of alkaline potassium permanganate solution drop by drop to some warm ethanol taken in a test tube। यार देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि टेस्ट ट्यूब में आपको एथेनॉल रख लेना है, एथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको याद होगा C2H5OH, ठीक है ना।
अब उसमें क्या करना है आपको, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है किसको भैया, पोटेशियम पर मैग्नेट को। तो पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4। साथ ही से उसने एल्कलाइन बोला हुआ है, मतलब इसका जो नेचर है वो बेसिक है। अब जब तुम एल्कलाइन KMnO4 को ऐड करते हो C2H5OH में, तो बच्चे ये जो KMnO4 होता है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इनिशियली तो ये एल्डिहाइड में करते हैं, फिर फाइनली जो फाइनल रिजल्ट मिलता है इसको ऑक्सीडाइज करके, वो होता है ओइक एसिड में। दो कार्बन को बचाए रखिएगा, CH3 CH CH3C डबल OH। देखो, एक कार्बन दो कार्बन, ये नंबर ऑफ कार्बन तो बचे रहते हैं, बाकी जो ये सिंगल O है वो डबल O में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया बच्चे, ये कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। बेसिकली एथेनॉल एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, आईयूपीएसी नेम एथेनोइक एसिड है। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास एल्डिहाइड हो, अज्यूम कर लो एल्डिहाइड तुम्हारे पास CH3CHO, अगर KMnO4 के प्रेजेंस में फिर से रिएक्शन कराओगे तो ये बच्चे कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में। तुम्हारे पास कीटो ग्रुप है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी बच्चे कन्वर्ट हो जाएगा CH3C OOH में। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जहां अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन को देखेगा, फटाक से उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ से पूछे क्वेश्चन, यहाँ पे रख के पूछे KMnO4 के साथ, यहाँ पे रख के KMnO4 के साथ पूछे, कहीं से पूछे तुम्हें नंबर ऑफ कार्बन, देखो नंबर ऑफ कार्बन फिक्स रखते हैं, यहाँ तो गड़बड़ हो गया, एक दो तीन कार्बन है ना बच्चे, तो यहाँ भी तीन कार्बन आपको बचा के रखना है, CH3 CH2 COOH। नाउ इट्स फाइन, ये ठीक है। अभी नंबर ऑफ कार्बन को चेंज नहीं करना है, बाकी एक ओ को डबल, मतलब एक ओ को डबल करना है। सिंगल था तो डबल OH डबल हो गया, H तो बचा रहेगा। एक था एक और वो बढ़ा दिया, एक था एक और बढ़ा दिया, यही काम करना है आपको। क्यों करना है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आएगा। जैसे कि KMnO4 को अल्कोहल में डालेंगे और वार्म करेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। What happen when a small piece of sodium drop into ethanol? एथेनॉल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H5OH, कितने बार लिख चुका हूँ, अभी तो याद हो चुका होगा। अगर इसको हम सोडियम के साथ रिएक्ट कराएं, सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, आपको मालूम है, ऑलरेडी मैंने आपको मेटल नॉन मेटल के अंदर ये सारी बातें बता रखी हैं। तो ये जब अल्कोहल के साथ जब जाता है सोडियम, तो ये क्या करता है, यहाँ से एक H को हटा देता है। तो एक H हटेगा तो बच्चे यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, यहाँ तो बन जाएगा C2H5O, और यहाँ पे बच्चा जाएगा Na, सोडियम एथॉक्साइड। क्या नाम पड़ेगा इसका, सोडियम, और ये बच्चे एथॉक्साइड। तो सोडियम एथॉक्साइड तो बन गया, और ये एक H होता है वो बाहर निकल जाता है। तो एक H से कुछ काम बनने वाला नहीं है, H हाईली रिएक्टिव होते हैं। और ये रिएक्शन ऐसा तो है नहीं कि एक तुमने अल्कोहल लेते हो और एक अल्कोहल में एक Na डालते हो। अब तुम पिंच भर भी डालोगे, अपने चिटकी भर भी उठा कर डालोगे तो बहुत सारे अल्कोहल आ जाएंगे। एक बूंद भी डालोगे उसमें ढेर सारे अल्कोहल के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो वहां पे एक नहीं होते हैं, दो को हम लेके चलते हैं, सुटेबल रिएक्शन करते हैं, टू रहेगा। अब इस कंडीशन में क्या करें, यहाँ पे भी दो कर लेंगे, दो Na दो C2H5O नेगेटिव कंबाइन करके 2C2H5ONA बनाएगा, और यहाँ से दो H प्लस को रिलीज करेगा, और ये दो H प्लस आपस में कंबाइन करके, मतलब दो H आपस में कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं, और H2 यहाँ से लिबरेट हो जाता है। तो whenever we put the sodium in मतलब यहाँ पे क्या होगा, अल्कोहल एथेनॉल, इन दैट केस वी गेट सोडियम एथॉक्साइड, और हाइड्रोजन गैस का लिबरेट होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर था, सिंपल सा रिएक्शन था, दिमाग में होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों ही। ये वाला जो रिएक्शन है ना, तुम्हारा क्लास 12 में भी पीछा नहीं छोड़ता है, क्लास 12 में इसका बहुत इस्तेमाल है, कन्वर्जन रिएक्शन में बहुत यूज करते हैं। तो चलिए 12th की बात है, 12th में अभी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, नेम द गैस इवॉल्व व्हेन एथेनोइक एसिड इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट। एथेनोइक एसिड का पहले तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए। एथ मतलब दो कार्बन, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है बच्चे CH3COOH। ओइक के लिए COOH इस्तेमाल करते हैं, ओइक COOH हो जाएगा। तो एथेनोइक एसिड हो गया आपका, इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ इसको क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। तो ये रिएक्शन बड़ा कॉमन सा रिएक्शन है बच्चे, देखो ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ रिएक्शन क्या होगा। ये CH3COO यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से फिर क्या होगा आपका, एक यहाँ पे Na है, तो Na दो है ना, तो ये Na इसके साथ निकल जाता है। अब दो Na है और ये एक है, तो नहीं चलेगा, यहाँ पे दो का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो निकल क्या जाता है 2CH3COONA, सोडियम एसीटेट बन जाते हैं आपके। और बच गया यहाँ पे H, अब दो H बचा है और CO3 बना है। तो यहाँ होता क्या है बच्चे, पहले कंबाइन हो गए कुछ इस तरह से
CO2 और H2O बना लेते हैं। अब दिखाता हूँ कैसे क्या होता है। देखो, ये एसिड होता है, विनेगर होते हैं जो तुम चाउमीन वगैरह में डालते हो ना, सफेद कलर का सिट्रिक एसिड, ठीक है ना, ये एथेनोइक एसिड है आपके। तो ये क्या होते हैं, एसिड है तो H+ आयन देंगे, तो CH3 COO नेगेटिव और H+ आयन यहाँ चलाया। और ये Na2CO3 का जब हम करते हैं तो ये बनाता है बच्चे 2Na+ और CO3 पे -2। ये CH3 COO नेगेटिव Na के साथ कंबाइन कर गया, यहाँ बन गया आपका। और यहाँ H+ बच्चे यहाँ पे क्या होता है, CO3 के साथ कंबाइन करके H2CO3 पहले बनाता है, कार्बोनिक एसिड। क्या नाम देते हैं इसको, कार्बोनिक एसिड बनता है। अब ये रट लेना कार्बोनिक एसिड वाला। एक कार्बोनिक एसिड बहुत ही अनस्टेबल होता है। कहाँ पाया जाता है, जो तुम कोक वगैरह पीते हो ना, ठंडा पेप्सी वगैरह, भाई उसमें CO2 H2O के साथ कंबाइन होता है तो कार्बोनिक एसिड बना लेता है। तो ये वहीं पे पाया जाता है, गले में जो जलन होती है वो उसी की कारण से होती है, कार्बोनिक एसिड की वजह से ही होती है। अब ये H2CO3 इतना अनस्टेबल होता है कि फटाक से H2O प्लस CO2 में टूट जाता है। तो वही तुम फाइनली प्रोडक्ट के रूप में CO2 प्लस H2O लिखते हो। तो इसका आंसर आएगा, कौन सा गैस इवॉल्व होता है बच्चे, तो आंसर है CO2 गैस बन रहा है, CO2 गैस इवॉल्व हो रहा है। हाउ वुड यू प्रूव द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। अब भैया CO2 का टेस्ट जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में आपने देख रखा है, कैसे CO2 का टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। करना क्या होता है, सिंपल सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसको आप क्या बोलते हो, लाइम वाटर बोलते हो, के साथ CO2 को जब हम ट्रीट करते हैं बच्चे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CaCO3 में। यहाँ से Ca मिल जाते हैं, CO2 के साथ एक O निकल गया CO3, और साथ ही साथ यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल बन जाता है। तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा जब CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो। और इस तरह से क्या करेंगे आप, इसकी पहचान कर लेंगे, इसकी पहचान हो जाएगी। तो ये इसका टेस्ट हो गया CO2 का। दोनों आंसर लिखना होता है, पहले ये लिख लेंगे, फिर टेस्ट में लिख के दिखा देंगे कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 को पास करते हैं, हमें कैल्शियम कार्बोनेट का एक व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है। होपफुली इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एथेनोइक एसिड मॉलिक्यूल। अब इसका क्या करना है, CH3 COO से क्या करना है, हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो क्या ही दिक्कत है यार, सिंपल से देखो, पहले कार्बन बनाते हैं, एक कार्बन, ठीक है, दूसरा आपका, दूसरा कार्बन नहीं है, COO पूरा फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे C लिख लीजिए। अब डबल बॉन्ड OOH लिखने का तरीका अलग अलग है, आप डबल बॉन्ड OOH ऐसे लिख लीजिएगा, ये भी सही है। ऐसे लिख के यहाँ पे, और आपने ऐसे लिख दिया तो भी ठीक है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीजें चलेंगी, कोई इसमें गड़बड़ नहीं है, सभी सही है। अब बाकी रह गया बैलेंस करने की, तो बैलेंस कर दो भाई। तुमने एक OH निकाल दिया यहाँ पे, तो कितना बचा आपके पास, ये पूरा निकल गया, 3 बचे हुए हैं भाई, 3 बॉन्ड चाहिए भी, तो CH3 बन के खत्म कहानी। क्या होता है यहाँ पे, CH3 COOH लिख दो, बन गया बात। ये एथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का क्या हुआ, स्ट्रक्चर हो गया, बना डाला। कैसे बनना, सिंपल सा कहानी। और डॉट स्ट्रक्चर से भी जाके बना सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है, सिंपल से याद रख लो। COOH के ग्रुप का कैसा होता है, ऐसा होता है स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड OH, और एक खाली होता है, इसमें कौन जोड़ रहा है, CH3, तो CH3 जोड़ दीजिए, बस बन गई। डॉट स्ट्रक्चर से करना है, चलो कर देते हैं। कार्बन के पास 4 है, 1 2 3, ठीक है ना, और एक 4 इधर। तो मैं 4 इधर नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पे डबल बॉन्ड O के साथ कहानी बनने वाली है, तो मैं ऊपर ही लूंगा। अब मुझे चूंकि मालूम है, आपको भी मालूम होगा, तभी बॉन्ड बनाने में आसानी होती है। यहाँ डबल बॉन्ड कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ हाइड्रोजन एक ले लीजिए, बाकी एक कार्बन और यहाँ ले लो, इसके पास भी 4 होते हैं, तो 1 2 3 4। तो पहले काम कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनाना होता है, देखो ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब इनके पास 3 खाली हैं, इनके पास 1 2 3, इनके पास भी खाली हैं, तो हाइड्रोजन का भी अपना कहानी है, तो हाइड्रोजन के बीच भी एक बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब ये 1 2 बॉन्ड पूरे हो गए, अब 3 और हाइड्रोजन बचे, तीनों 3 साइड लगा दो। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये बन गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इनके पास एक होते हैं बाहर, एक हाइड्रोजन क्यों कर रहे हैं आपको मालूम है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, फिर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन अपने पास वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बराबर करना चाहते हैं। तो ये बन गया। अब इसके पास 2 खाली पड़ा हुआ, इसको 8 पूरा भी करना, मतलब चारों बॉन्ड पूरा करना पड़ेगा। तो 1 2 2 बॉन्ड बचे हुए हैं, ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है बच्चे, ऑक्सीजन 6वें नंबर पे आता है, 2,4 सॉरी 2,6। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 2 6, ऐसे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो एक काम करो, 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो, 4 हो गए, और 2 यहाँ लगा दो। इसको 2 बॉन्ड बनाना, तो एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ, इस तरह से क्या होता है, पूरा आपका बन के तैयार हो जाता है, कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो मेरे ख्याल से ये डॉट स्ट्रक्चर जो भी कहानी थी
वो भी मैंने आपको बना के दिखा दी, और नॉर्मल आपको लिखना है तो सिंपली ये लिख के तुम आगे बढ़ सकते हो, 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए सफिशियंट है। अगला क्वेश्चन, गिव अ रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, यूज ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट कॉज पॉल्यूशन ऑफ वाटर। देखो जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं ना बच्चे, ये आपके क्या होते हैं, हाईली पीएच कंटेन करते हैं और साथ ही साथ नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब इसको बैक्टीरिया वगैरह जो होती है ईट नहीं कर सकती है, उसको खा के नष्ट नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर वेजिटेबल्स वगैरह को तुम बाहर फेंक दो तो कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, कुछ समय अंतराल के बाद वो धीरे धीरे क्या होता है, सड़ना शुरू होता है, और एक समय के बाद देखोगे तो डिसअपियर हो जाएगा, मिट्टी बन जाता है। ये आप सिंथेटिक डिटर्जेंट के साथ नहीं देखोगे, बैक्टीरिया ऐसा इसके साथ नहीं कर पाती है। तो होता क्या है, जब तुम उसको यूज करते हो तो वेस्ट के फॉर्म में ये नालों में जाता है, नालों से होते होते तालाबों में पहुंच जाता है, तो फाइनली तालाबों की पानी क्या हो रही है, पॉल्यूटेड हो रही है ना, तो ये पॉल्यूशन पहुंचाने का कारण बन जाता है। इसीलिए सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं उसका हम कम से कम इस्तेमाल हमें करना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, स्टेट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लेड टू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। यार तुमको 2 प्रॉपर्टीज बताने हैं कार्बन के जिसकी वजह से ये लीड कर रहा है टू क्या है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, बहुत अधिक मात्रा में कार्बन के कंपाउंड्स बनते हैं। क्या रीजन है भाई, कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, बहुत सारे, मतलब गिनती नहीं है कार्बन के कंपाउंड, सबसे अधिक मेरे ख्याल से कार्बन के ही कंपाउंड देखने को मिल जाते हैं, तो ऐसा क्या रीजन है। तो सिंपल सा इसका रीजन है बच्चे, कार्बन की टेट्रावैलेंसी। 2 रीजन बताने, दोनों रीजन को देख लो। कार्बन की टेट्रावैलेंसी, मतलब देखो 2,4 यही होता है ना, कार्बन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन होने के साथ इसकी वैलेंसी कितनी है, टेट्रावैलेंसी। ये 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो शेयर करेंगे और 4 बॉन्ड बनाएंगे, तो बहुत ज्यादा इसका मतलब टेंडेंसी है बॉन्ड बनाने का। तो एक पहला रीजन तो ये बन जाएगा टेट्रावैलेंसी का। दूसरा रीजन अगर इसका तुमको देना चाहो तो इसका वर्सेटाइल नेचर कह सकते हो, कैटेनेशन प्रॉपर्टी कह सकते हो। ओवरऑल मैं कहूँ तो कार्बन का जो साइज होता है, कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है। इन दैट केस ये दूसरों के साथ कंबाइन करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है, खुद के साथ भी इनके अंदर कंबाइन करने की क्षमता होती है। अब इस तरह से क्या होता है, जब इस तरह से बॉन्ड बन जाते हैं, मान लो कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2 कर लेते हैं, या फिर कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बन जा रहा है, C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पे क्या कर लेते हैं, और एक ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे क्या कर लीजिए, OH ले लीजिए, कहानी खत्म हो जा रहा है। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये बॉन्ड काफी स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि कार्बन का न्यूक्लियस, मतलब कार्बन का साइज छोटा हुआ, तो जो ये इलेक्ट्रॉन संपर्क में आ रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे यहाँ दिखा दूं, तो कार्बन 1 2 3 4 ये कार्बन, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक और हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, ठीक है। तो 2 3, मतलब यहाँ पे कहानी बन जा रहा है, देखो 1 2 3 4, 4 पूरे हो गए ना, एक, और यहाँ पे भी इनका भी रहेगा, तो इस तरह सबके बॉन्ड कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे हैं। होता क्या, अब इस कार्बन का जो न्यूक्लियस होगा ना, जो ये इलेक्ट्रॉन खींचा अपने तरफ, मतलब शेयर करने के लिए, वो काफी ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट रहते हैं। क्यों, क्योंकि कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है, तो इस तरह से जो इनके बीच का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो स्ट्रांग रहता है, और स्ट्रांग होने की वजह से आसानी से टूटते नहीं है, मतलब इनके थ्रू जो भी कंपाउंड बन रहे हैं बच्चे, चाहे वो मेथेन हो, चाहे वो एथेन हो, या फिर अल्कोहल हो, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू बन जा रहे हैं, मतलब काफी अच्छा खासा इनके बीच में क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो यहाँ पे है, अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, तो आसानी से टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो आसानी से कंपाउंड अपने नेचर को लॉस नहीं करता है, तो मतलब कंपाउंड एल्कोहल बना पड़ा रहेगा। यहाँ पे एथीन है तो एथीन बना रहेगा, ये मेथेन है तो मेथेन बना पड़ा रहेगा। तो ओवरऑल कहूँ तो चूंकि बॉन्ड स्ट्रांग है तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये अलग बात है, आयनिक कंपाउंड इतना नहीं है, बट फिर भी है, इनकी स्टेबिलिटी भी ठीक ठाक है। तो ये रीजन हो जाता है आपका कार्बन का टेट्रावैलेंसी, फिर कार्बन का छोटा साइज, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस उसका दूसरे इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेज से स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, सो दैट ये क्या होता है, कंपाउंड ज्यादा स्टेबल बना रहा है। तो स्टेबिलिटी का ओवरऑल कहानी, कार्बन ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है, इसलिए क्या होते हैं, उसके ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड देखने को मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से 19 क्वेश्चन भी तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, और ये बच्चे लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। बचे हुए 15-16 क्वेश्चन और है, जिसको मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वीडियो का लेंथ काफी बड़ा हो जाएगा तो फिर बोरिंग सा होने लगेगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन टू शो व्हाट हैपन व्हेन एन एस्टर रिएक्ट विद अ बेस। एस्टर क्या होता है बच्चे, एस्टर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो CH3 C डबल O
और यहाँ पे बच्चे आ जाता है, अब एस्टर की बात कर रहे हैं तो CH, अब C2H5 ले लो चाहे CH3 लो, जो भी लेना ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। विद अ बेस, किसी बेस के साथ रिएक्शन करा तो मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा देता हूँ। तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चे, ये C2H5 इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3COONA, सोडियम का एसीटेट बन जाएगा और C2H5 बच्चे इस OH के साथ जो छूटा हुआ है उसके साथ निकल जाएगा और यहाँ पे C2H5OH बन जाएगा, मतलब एथेनॉल बन जाएगा। सपोनिफिकेशन, ठीक है ना, जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहलाता हो क्या, एक बार और दिखा दे रहा हूँ। ये देखो CH3COO पे माइनस और ये C2H5 पे प्लस कैरी करता है और इस तरह से यहाँ पे Na प्लस हो जाते हैं बच्चे और यहाँ पे OH निगेटिव जाते हैं। तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा तुमको कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो अब होगा क्या, ये Na प्लस इसके साथ चला गया CH3COONA और ये OH निगेटिव इसके साथ चला गया तो अल्कोहल बन गया, खत्म कहानी। इसी को तो एस्ट्रिफिकेशन सॉरी सपोनिफिकेशन कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा बना क्या है, ये सोडियम एसीटेट है, ये क्या है आपके एस्टर, एस्टर का नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है RCOOR, आर की जगह CH3 प्लेस कर दो, कार्बन प्लेस कर सकते हो, RCOOR, CH3COO जो भी बनाना बना, CH3COO इस आर के जो मन में आ रहा है, इस आर के जो मन में आ रहा है, दोनों अलग अलग आर रख सकते हो, एक जैसा रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, जो रखना है वो रखो। एथेनॉल रिएक्ट विद एथेनोइक एसिड, ठीक है ना, एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये लो एथेनॉल की बात कर लेते हैं, ये जो C2H5OH है ये रिएक्शन कर रहा है बेसिकली एथेनोइक एसिड, मतलब CH2, पूरा लिख लो CH3COOH, ये एथेनोइक एसिड है। अब दिखाने में आसानी होगा थोड़ा सा, किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में बच्चे हीट करते हैं, जब गर्म करते हैं इस कंडीशन में होता क्या है, ये CH3COO एसिड है तो एक H प्लस निकालेगा और यहाँ पे OH निगेटिव आयन निकलते हैं, यहाँ OH निगेटिव और यहाँ पे क्या हो जाएंगे H प्लस बनते हैं। तो ये C2H5 इस CH3COO के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, CH3COO C2H5 एस्टर का फॉर्मेशन कर लेता है, स्वीट स्मेलिंग होती है इसकी, ठीक है ना, मीठा टेस्ट करता है ये। आगे है एस्टर के बारे में पूरा डिटेल में, तो फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं, OH और H कंबाइन करके H2O का फॉर्मेशन कर लेता है। डबल डिस्प्लेसमेंट जैसा नहीं दिख रहा है तुमको, एक चीज दिमाग में बस बैठा लो, CH3 देखो कितना आसान हो रहा है, COOH टूटेगा तो CH3COO नेगेटिव बनाएगा और H प्लस बनाएगा, इतना ही दिमाग में बैठाना था, बाकी तो अपने आप बनते जा रहा है। या तो OH निकल गया, इसका H निकल गया, H2O बन गया, CH3COO C2H5 एस्टर बनकर तैयार हो गया, ठीक है ना। स्वीट स्मेलिंग होती है, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, वैनिला वगैरह फूड वगैरह में एसेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, फ्लेवरिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब बहुत सारी चीजें इसका यूज करते हैं हम लोग। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको क्लियर हो गया और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ बच्चे, नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे देखा जाएगा। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।